हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरिफ है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर हूँ। और साथ ही साथ में मैं इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च में रिसर्च एसोसिएट भी हूँ, जिसका एफिलिएशन दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। आज हम जो बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो है एमए में कैसे एडमिशन ले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन उठता है, यही बात आती है कि हम किस तरह अप्लाई करें, कैसे क्या करें। तो उसके साथ हमें जो मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमें ध्यान देनी है वो ये है कि सबसे पहले तो जैसे ही यूनिवर्सिटी अपना पब्लिकेशन नोटिस निकालती है, उसके बाद उसके करीबन 1 महीने के अंदर हमें अपना फॉर्म फिल कर लेना चाहिए और उसके बाद जो है तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी किस तरीके से करें, तो बहुत सारे क्योंकि हम जो है भारतीय जो हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इंग्लिश को लेकर है थोड़ी सी। और हालांकि ये अब नहीं रही इतनी प्रॉब्लम, लेकिन अब भी जो दूर दराज के इलाकों से जो रहते हैं उनकी ये हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हमने तो हिंदी में पढ़ा और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है एक सब कुछ इंग्लिश में ही है, वहाँ लेक्चर इंग्लिश में होते हैं, पेपर भी इंग्लिश में लिखने होते हैं। लेकिन ये एक मिथ है, रियलिटी नहीं है। अगर आप अपने तमाम उन सब्जेक्ट्स को जो आप लेना चाहते हैं, तो बेसिकली मैं बात करूँगा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ का जो सब एमए करवाती है, एमए इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन। उसकी तैयारी करने के लिए बेसिकली हमें 2 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। पहला जो सब्जेक्ट पे हम फोकस करेंगे वो करेंगे हम इंडियन पॉलिटी पर, और दूसरा करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर। तो इंडियन पॉलिटी में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्लस में इंटरनेशनल रिलेशन जो है, इंटरनेशनल रिलेशन में जो ग्रेजुएशन का में जो हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल थियरीज़ वगैरह जो भी पढ़ा है, उसको हमें देखना है कि थियरीज़ क्या है, जैसे रियलिज़म, न्यूरलिज़म, लिबरलिज़म, न्यूलिबरलिज़म, कोल्ड वॉर, ठीक है। और आज के बाद जितने फेनोमेना हुए हैं, जितने भी चीज़ें हुई हैं, उनको देखना है। और करंट में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि आजकल जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव बेसिस है, ना कि सब्जेक्टिव बेसिस। क्योंकि मेरे टाइम में जब मैंने 2017 में क्लियर किया था मास्टर्स इन PISM, तो उस समय सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों था, ठीक है। तो उस टाइम हुआ क्या करता था कि आपके पास चॉइस हुआ करती थी कि आप लिख भी सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगर जिसके पास एबिलिटी है बहुत अच्छे से लिखने की, वो लिख सकता है। और जो ऑब्जेक्टिव आता था वो पैसेज टाइप का आता था, उसमें भी आपको एक तरीके से लिखना ही होता था, ठीक है। तो ये टिक मार्क वगैरह नहीं हुआ करते थे, जो आज के टाइम में हम जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो करवाती है, ये नहीं होता है, अब नहीं होता था, लेकिन अब होता है। तो इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है उन स्कॉलर्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रख के नहीं पढ़ते हैं। तो उसमें एक प्रॉब्लम यही होती है कि हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव चीज़ ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमें पता होकर भी हमें नहीं पता होती है। जैसे कि अगर मान लो कि हमसे पूछा गया कि एक ही चीज़ को, बहुत सारे फेनोमेना भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं एक ही टॉपिक पर, तो उसमें हम कंफ्यूज आते हैं कि इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा, या हो सकता है ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें जिन चीज़ों पर फोकस करना है वो इंटरनेशनल रिलेशंस की थियरीज़ पे करना है, क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि रियलिज़म को किसने लिखा, या फिर जो हंस मार्गन्थाउ है उनकी बुक कौन सी है, या फिर किसी भी तरीके के जितने भी थिंकर्स हैं, या जितने भी थियरीज़ हैं, या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, या ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, इसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ में हमें जो इसमें ध्यान रखना है वो इंडियन पॉलिटी भी, क्योंकि आज के टाइम में आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तमाम के तमाम एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। क्योंकि इंडियन पॉलिटी आज के टाइम में अपना एक रिकॉग्निशन पूरे वर्ल्ड में है, क्योंकि हमारे पास अब प्रोडोमिनेंट स्कॉलर्स हैं जो कि हम दुनिया को कह सकते हैं कि हम जो है 21वीं सदी के गुरु के तौर पर आगे काम कर रहे हैं।
साथ ही साथ में हम जो अभी इसमें जो पॉलिटिकल साइंस में इनके इंटरनेशनल रिलेशन के जो पेपर देंगे उसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इन दोनों को भी अच्छे से पढ़ना है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बहुत सारे थिंकर्स हैं। जैसे कि शुरुआत हम मनु अगनसुता से करते हैं, उसके बाद हम जो अंत में इकबाल और जवाहरलाल नेहरू और लास्ट में सावरकर, फिर पेरियार जी, इनके ऊपर लाके ख़त्म कर देते हैं। उसके बीच में बहुत सारे स्कॉलर हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कौटिल्य की, तो कौटिल्य ना सिर्फ भारतीय राजनीतिक चिंतन के बहुत बड़े स्कॉलर थे या बहुत बड़े व्यक्तित्व विद्वान थे, उनका जो काम है वो इंटरनेशनल रिलेशन की थियोरीज़ पे भी बहुत ज़्यादा है। और उनका जो काम है वो ना केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उस टाइम के लिए बहुत बड़ा काम हुआ था। तो इसी तरह से बहुत सारे स्कॉलर हैं हमारे, तो उन सबको हमें पढ़ना है। और साथ ही साथ में हमें जिस तरह की हमें जो नहीं पढ़ना है, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ये सबसे क्लियर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ नहीं पढ़ना है, ना कुछ आता है उसका, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो एक टॉपिक ये हट ही गया, क्योंकि ये तो सब बता देते हैं कि क्या पढ़ना है, लेकिन ये बताता कोई नहीं है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और बहुत याद भी रहता है, क्योंकि वो साइंटिफिक सब्जेक्ट है, वो बहुत रेलिवेंट सब्जेक्ट है, बहुत करंट चीज़ें हैं उसके अंदर जो हम जल्दी से जल्दी समझ जाते हैं उन चीज़ को, और उसमें बहुत टाइम लगा लेते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की इन तीनों सब्जेक्ट को। इंडियन पॉलिटी पढ़ो, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जाति प्रथा का, जाति से रिलेटेड क्या है इसमें, या फिर आपसे पूछा जा सकता है, मतलब कास्ट सिस्टम से पूछा जा सकता है, सेकुलरिज्म से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हम दुनिया के उन देशों में से एक है जिसने अपनी आज़ादी यानी कि 1947 और जब हम गणतंत्र हुए 1950 में, उसके बाद से लेके आज वर्तमान तक हम विश्व के ऐसे देश है जिसने अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश बनाए रखने में प्रसिद्धि हासिल करी। वरना हम देख सकते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, नेपाल को, भूटान को, मालदीव को, ये हमारे सब पड़ोसी हैं और लगभग हमारे आसपास ही जब हम आज़ाद हुए उसी के साथ में इनको भी लिबरेशन मिला था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि डेमोक्रेसी, फिर मिलिट्री रूल, फिर डेमोक्रेसी, फिर मिलिट्री रूल, और अब देखा जाए तो वहाँ पर लगभग मिलिट्री रूल है और डेमोक्रेसी वहाँ नहीं है। ह्यूमन राइट वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में वायलेट हो रहे हैं। हम गांधी के गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति हैं और हमने अपने देश को उस आधार पर चलाया। तो ये तो सब सब्जेक्ट का मैटर है, लेकिन हमें उस पर बात नहीं करनी, हमें बात करनी है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसे मैंने बताया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, ठीक है, और साथ में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये तो बिल्कुल बहुत टाइम लेते हैं तीनों चीज़, इनको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, स्किप कर सकते हो बिल्कुल। बेसिकली इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो अभी थोड़ा बहुत जेंडर स्टडी, जिसमें हम जिस जेंडर स्टडी में हम फेमिनिज़म को पढ़ सकते हैं, बस सिर्फ फेमिनिज़म को, उसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। बेसिकली ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। या फिर ये भी देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि फेमिनिस्ट स्कॉलर कौन कौन से हैं, फेमिनिज्म पे किस किस ने कौन सी बुक लिखी है। जैसे द सेकंड सेक्स हो गई, द विंडिकेशन ऑफ द वुमेन्स राइट हो गए, ठीक है। ऑन लिबर्टी में जे स्मिल है जो वो भी वुमेन्स की बात करते हैं, ठीक है। और ऐसी चीज़ें, तो हमें बेसिकली उन चीज़ों पे फोकस करना है जो पॉलिटिकल साइंस की रीड है, ना कि उन चीज़ों पर जो पॉलिटिकल साइंस के एक्सपेल है, मतलब जो बिखरी हुए सब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद हमें ये चीज़ें तैयार करना, और इसको सब्जेक्टिव तैयार ना करके इसको ऑब्जेक्टिव तैयार करना है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप गांधी के अहिंसावादी सिद्धांत पर या गांधी के सत्याग्रह पर अपना विचार व्यक्त कीजिए, ठीक है। या फिर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सावरकर जी के राष्ट्रवाद पर आप अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। या फिर ये नहीं पूछा जाएगा कि
नेहरू के द्वारा दिए गए सेकुलरिज्म, यानी कि सेकुलरिज्म जिसको हम धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षवाद कहते हैं, उस पर आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इन तरह के जो प्रश्न हैं ये उस समय आते थे, इनकी 2017 से पहले पहले। लेकिन हम 2018 से और अब तक देखें तो सब्जेक्टिव की जगह पर ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो हमें तैयारी भी ऑब्जेक्टिव की तरह ही करनी है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तैयारी में एक आसानी होती है, क्योंकि हम चीज़ें रेलिवेंट पढ़ने लगते हैं। और उसमें पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊं तो जिस तरीके मान लो हम बात कर रहे हैं कौटिल्य की, ठीक है, कौटिल्य पढ़ रहे हैं, तो उसमें पढ़ना क्या है, पढ़ना हमें ये है कि कौटिल्य ने कौन कौन सी बुकें लिखी, उनका टाइम पीरियड क्या था, और उस टाइम पीरियड में पूरे वर्ल्ड में चल क्या रहा था। जैसे कि उन्होंने वो मंडल थ्योरी दी है, मंडल सिद्धांत दिया है, तो उन्होंने ये मंडल सिद्धांत दिया क्यों, क्या कारण पड़ गया था कि उनको ये मंडल सिद्धांत देना पड़ा, ठीक है, या उनके साठगुण्य थियरी है वो देनी क्यों पड़ गई उन्होंने, या साम दाम दंड भेद की बात उन्होंने क्यों की, क्योंकि उस टाइम में वो चीज़ रेलिवेंट थी, उस टाइम में वो करना बहुत ज़रूरी थी। और उस टाइम के जो हमारे आसपास के जितने भी स्टेट हुआ करते थे या जितने भी एम्पायर्स हुआ करते थे, उनसे डील करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका था। तो इसलिए कौटिल्य का जब हम पढ़े तो उसमें सबसे पहले उनका जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में कौन कौन से एम्पायर्स थे, प्लस में उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, और उस बुक में जो मेन चैप्टर है वो कौन से हैं, प्लस में, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा सब्जेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और उसके बाद उन्होंने उनके जो साथ वाले, यानी कि उस टाइम में जो उनके कंटेम्प्रेरी फिलोसफर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा उनके बारे में, या कौटिल्य ने उनके बारे में, ठीक है। जैसे यही बात हम अरिस्टोटल के बारे में, प्लेटो के बारे में, कि प्लेटो अरिस्टोटल के बारे में क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, और अरिस्टोटल प्लेटो के बारे में उनको किस तरह क्रिटिसाइज़ करते हैं उन्हीं के चीज़ों पर, ठीक है। जैसे कि अगर प्लेटो शिक्षा की बात करते हैं और एक आदर्श राज्य को इस्टेब्लिश करने के लिए वो बात करते हैं फिलोसफर किंग की, ठीक है। तो फिलोसफर किंग क्या है, फिर उसके बाद में वही जब अंत में वो लॉज लिखते हैं तब उनको रियलाइज़ हो जाता है कि भाई नहीं, फिलोसफर किंग भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देगा, ठीक है। फिर उसी को जब अरिस्टोटल साहब जो हैं वो पॉलिटी की बात करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या किस किस तरह से होना चाहिए, और किस तरीके से वो हर तरीके ओलिगार्की बताते हैं, डेमोक्रेसी बताते हैं, डेमोक्रेसी को तो भीड़ तंत्र बता देते हैं। जबकि आज के टाइम में डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का, और सबसे बेस्ट फॉर्म है क्योंकि वो देख सकते हैं 1776 में अमेरिका लिबरेट हुआ, 1789 में फ्रांस, एंड टिल डेट आज तक लिबरेट है, ना कोई मिलिट्री रूल आया है। और इंडिया 1947 से टिल डेट कोई मिलिट्री रूल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने देश का जो कल्चर है उस कल्चर को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये हमारा क्योंकि हम आज का जो टाइम है वो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, प्राइवेटाइजेशन का टाइम है, लिबरलाइजेशन का टाइम है। तो उसमें हम ये नहीं कर सकते कि कुछ भी दे दे, कुछ भी अपनी बातों को रख दे। उसमें ज़रूरत है कि हम उन बातों को ही रखें, उन बातों को ही देखें जो आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से पढ़ना है, ना कि बहुत सब्जेक्टिव होके कि भाई पूरी थ्योरी पढ़ लो। ज़रूरत नहीं है पूरी थ्योरी पढ़ने की। अगर कौटिल्य जी ने कहा है, कौटिल्य साहब ने कहा है कि ये थियरी है, उससे साठगुण्य थ्योरी में या स्टेट के ये एलिमेंट्स है, तो इन एलिमेंट्स को पढ़ना है, उन एलिमेंट्स में क्या क्या है, और फिर वो फोर्ट बनाने की बात करते हैं तो फोर्ट में क्या क्या आता है। तो बहुत सब्जेक्टिव पढ़ना है। प्लस में आज के टाइम में या मैकियावेली से उनको कंपेयर किया जाता है, वो किस तरह है, तो इस तरीके से पढ़ना है ताकि आगे हमें वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ सके, ठीक है। अगर हम उसको सब्जेक्टिव पढ़ें और फिर बाद में हम सोचें कि हमें ऑब्जेक्टिव तो हम खुद ही कर लेंगे, तो वो नहीं होता है पॉसिबल। वो क्योंकि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो याद तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और मेमोरी भी हमारी बहुत तेज़ होती है। सिर्फ कुछ फ़र्क होता है थोड़ा थोड़ा सा कि कोई बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकता है और कुछ उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी सकता है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। विदिन 1 मंथ में हमें 1 या 2 मंथ के अंदर अंदर हमें एग्ज़ाम भी देने होते हैं,
तो ज़रूरी है कि हम सिर्फ सब्जेक्टिव को छोड़कर ऑब्जेक्टिव ही पढ़ें, क्योंकि अगर हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट करा तो एक तो वक्त कम लगेगा, दूसरा चीज़ों को कम कर पढ़ना पड़ेगा, और जब चीज़ों को कम पढ़ना पड़ेगा तो याद भी ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि हमारा दिमाग जो है, जो भी हम पढ़ते हैं वो दिमाग में तो चला जाता है, लेकिन जो हमारी मेमोरी है वो मेमोरी उसको पीछे ले जाती है, ठीक है। और हम फिर उसको रिमाइंड करते हैं कि हाँ वो था। लेकिन हम अगर यही पढ़े कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो हम उसको दिमाग में बिठा लेंगे कि हाँ हुआ। फिर हम ये देखेंगे कि भाई कौटिल्य साहब ने क्या लिखा, अर्थशास्त्र लिखा, ठीक है, और अर्थशास्त्र में उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन की बात करी। तो जब हम सिस्टमेटिक चीज़ों को पढ़ेंगे बहुत, तो उसमें ज़रूरत नहीं है कि इतना टाइम देना, इतना वो करना, और ज़रूरी भी नहीं है कि आप 10-10 घंटे दिन में पढ़ें, ठीक है। और साथ ही साथ जो बुक्स हैं करंट इवेंट्स की, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। जो करंट में चल रहा है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, ठीक है, सबके सब में करंट बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। करंट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चा आज के यानी कि वर्तमान के साथ चल रहा है, या उसकी नॉलेज वही 50 साल पहले वाली है जो बुकों में लिखी हुई है, ठीक है। तो सेम यही चीज़ें तो करंट से जोड़ दे, तो हम रियलिज़म की थ्योरी को देखें, लिबरलिज़म की थ्योरी को देखें, तो जो 50 साल पहले लिखी गई थी आज भी रेलिवेंट है, आज भी रेलिवेंस है उसका कुछ ना कुछ, ठीक है। और उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग पेपर लिखे जा रहे हैं रियलिज़म को लेके। तो करंट बहुत ज़रूरी है, और करंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे डे बाय डे अपडेट होना ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाल फिलहाल में किस देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या हेड ऑफ़ द स्टेट किस कंट्री में आ रहे हैं, किस कंट्री में जा रहे हैं, जैसे कि मोदी जी हाल फिलहाल में किस कंट्री में गए, और उन कंट्री से कितना इन्वेस्टमेंट आया, ठीक है, प्लस में मोदी जी ने वहाँ पर जाके किस तरीके से इंगेज किए, ठीक है, और वहाँ पर वहाँ के भारतीय मूल को किस तरह से संबोधित किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक देश के हेड के लिए या एक देश के लिए गवर्नमेंट के हेड के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने देश के प्रत्येक नागरिकों का ख्याल रखे, अपने देश के प्रत्येक नागरिकों का सम्मान करे, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। तो मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कहाँ क्या क्या घटना घट रही है। जैसे कि अभी देख ले कि अर्मानिया और अक्सांस पार्ट को लेकर लड़ाई हो रही है। तो अगर यही क्वेश्चन आ जाए, अगर आप पेपर दे इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन आ जाए, में पेपर दे रहे हैं और क्वेश्चन आ जाए कि भाई अर्मानिया और किसके बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, और प्लस में रशिया का उसमें क्या रोल है, या फिर अभी हाल फिलहाल में ख़त्म हुए 2-3 वॉर, या फिर जितने भी चैनल है, कनाल्स हैं, उनको लेकर लड़ाई चल रही है, या फिर अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा बना हुआ है साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन, ठीक है। साउथ चाइना सी तो आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल दायर करता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, और वो रिसोर्स इतने हैं कि वो ना ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पर माइल जो मछली उत्पादन है वो इतना है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। प्लस में वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है कि अगर उनका ऐसे यूज़ किया जाए ताकि अगली जनरेशन भी यूज़ कर सके, तो वो बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन चाइना उस पर अपना अधिकार जमा रहा है। तो यही है कि अगर उससे पूछ लिया जाए कि भारत का उस पर क्या लेके है, क्या मुकदमा है, या भारत उसको लेके किस तरीके की विचारधारा रखता है, या भारत अपने अधिकार को लेकर, क्योंकि उसमें एक डेसिमल होता है कि आप किसी भी इंटरनेशनल वाटरवेज जो होता है उसमें एक टाइम पीरियड, उसमें एक माइल्स तक ही आप अपना अधिकार जमा सकते हैं। तो उसमें कुछ माइल तक चाइना रहेगा, और जिस कंट्री जो दूसरी कंट्री है उसकी फिर वो भी अपना इतना ही माइल तक, और जो उसके बीच का जो रास्ता है
नॉटिकल माइल जिसको हम बोलते हैं, उसके बीच का रास्ता वो इंटरनेशनल वाटरवेज होगा। और वो इंटरनेशनल वाटरवेज जो होगा उस पर किसी एक देश का या दो देश का अधिकार नहीं होगा, जैसे कि चाइना अभी उस पर अपना अधिकार जमा रहा है। उसमें तमाम उन देशों का अधिकार होगा जो उस रास्ते से आ जा सके। वो इंटरनेशनल है, वो जो इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन का भी एक क्लोज जो है उसके तहत पूरा दिया गया है। तो हमें अपनी तैयारी बहुत दिमाग पे जोर डाल के नहीं करनी है कि बहुत प्रेशर में करनी है। तो प्रेशर में हम अगर करेंगे चीज़ों को तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रेशर में जब पढ़ते हैं तो हम चीज़ों को पढ़ते ज़रूर हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करते रहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं 10-10 घंटे, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। प्लस में आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको अगर समझ आ रही है तो आपको एक बार पढ़ने में ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर भूल जा रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कौन कौन सी बुकें पढ़ेंगे, कौन कौन सी बुकें आप रीडिंग मटेरियल्स क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एमए का एग्ज़ाम दे रहे हैं जेएनयू के लिए, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के एमए विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, या एमए इन पॉलिटिक्स, एमए इन पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस के लिए, या एमए इन इकोनॉमिक्स के लिए, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है जो पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हैं या जिनके पास इकोनॉमिक्स रही है। तो जितना भी ग्रेजुएशन का उनका सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा पढ़ना है। उस सिलेबस में जैसे कि मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, जिन्होंने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा है, तो बेसिकली जो 5-7 पेपर है वही पढ़ने हैं। जैसे कि इंडियन पॉलिटी हम पढ़ते हैं सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर, इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस जो पढ़ते हैं वो, तो इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो एक ही टर्म में पढ़ना है। हम गलती क्या करते हैं, इंडियन पॉलिटी को अलग पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस को अलग पढ़ते हैं। इसमें दिक्कत क्या आती है कि हमें 2 बुकें लगती हैं, 2 बुक नहीं मतलब बहुत सारी टॉपिक्स लगते हैं। लेकिन अगर हम इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस को एक साथ पढ़े तो ये आसान हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन के भी हम कई पेपर पढ़ते हैं, ग्लोबल साउथ पढ़ते हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का पेपर पढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन का पेपर पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, साउथ एशिया का पेपर पढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप साउथ एशिया अलग पढ़े, ग्लोबलाइजेशन अलग पढ़े, ये अलग पढ़े। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थियरीज़ है और उसके साथ साथ जितने भी टर्म्स हैं उनको पढ़ लें। तीसरा जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में तो आप कोई सी भी बुक, अगर हिंदी मीडियम से है तो एक रुचि त्यागी की बुक आती है जो हिंदी में है, बहुत अच्छी बुक है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही वो प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखी है वो बुक। और ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ी होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट है, और बहुत अच्छी बुक है वो। उसमें तमाम के तमाम जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, जो कि आप अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये मेहता जी की बुक है, उसको भी देख सकते हैं आप। लगभग उसमें तमाम के तमाम जितने भी प्लेटो से या सोक्रेट से लेके, सोक्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली एंड हॉब्स, लॉक, रूसो, जर्मी बेंथम, जितने भी आज तक जितने भी हम पढ़ते हैं सबको देख सकते हैं उसके अंदर। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हिंदी में तपन विस्वाल भी आती है, बहुत अच्छी बुक है वो भी। उसमें भी तमाम के तमाम जो थियरीज़ है, शुरुआत में 4 थियरी है उसमें, लिबरलिज़म, रियलिज़म, न्यूरलिज़म, लिबरलिज़म और न्यू लिबरलिज़म, ठीक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है, और डीकोलोनाइजेशन, फिर उसके बाद न्यू कॉलोनिज्म, ठीक है, जिसको लेनिन साहब, इंपीरियलिज्म द हाई स्टेज ऑफ द कैपिटलिज्म, ठीक है, मार्क्सिस्ट थियोरीज़। तो और एक पेपर है थियरीज़ का। थियरीज़ में भी सारी थियरी नहीं पढ़नी है, थियरीज़ में भी जो रेलिवेंट थियरीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी, जैसे कि लिबरलिज्म की थियरी है, मार्क्सिस्ट की थियरी है, कम्युनिटेरिज्म की थियरीज़ है, कंस्ट्रक्टिविज्म की थियरीज़ है, जो रेलिवेंट है आज के टाइम में, उनको पढ़ना है। उसके लिए भी कई बुकें हैं, तपन विस्वाल की बुक है, और बहुत सारी इंग्लिश में भी बहुत सारा मटेरियल है। आप जैसे नेट पे सर्च करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, अपने बुक के अकॉर्डिंग उसमें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक रीडिंग मटेरियल भी आता है
का अरिहंत का भी आता है और बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशंस है जिनका आता है। उसका कई सारे हैं, तो आप किसी एक को भी ले लीजिए। और साथ ही साथ में अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे उन तमाम को करना स्टार्ट कर दीजिए, उन तमाम को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इससे तुम्हें आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से हम समझ जाएंगे कि भाई ये पूछा था और हमें इस तरीके से पढ़ना है। तो शुरुआत मैं तो यही कहूँगा, शुरुआत आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, उनको देखें उनमें क्या क्या आया था, उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सेट भी आते हैं, ठीक है। और अब तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है प्रीवियस ईयर के तमाम पेपर्स। आप जाइए, टेस्ट सीरीज़ दीजिए वहाँ पर, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और जैसे भी हो तो अंकिता जी भी हमारे साथ हैं, ठीक है। तो अंकिता जी का जो चैनल है, ठीक है, उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। उस पर आपको रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, और जो रीडिंग मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करवाया जा सकता है वो भी आपको अंकिता जी करवा देंगी। धन्यवाद।